ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो फैसल शाजी मौजूद हैं। ही इज कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू? जी जी आई एम फाइन। सर हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट जो है वो अपनी आसमान की बुलंदियों पर थी। और जो है वो आपको क्या लग रहा है, क्या न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है आईएमएफ की तरफ से, जिससे जो है ये मार्केट का लेवल जो है वो बरकरार रहे? अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो हमें पता है कि जो है ये मार्केट का लेवल जो है वो खराब हो जाएगा और फौरन ही मार्केट जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो न्यूज़ पर ही जो है वो करती है, डिपेंड करती है। तो क्या जो है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की इस वक्त? केसी 100 तो इसमें कोई शक नहीं कि हायर हाइज बना रहा है। हम्म। और इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आईएमएफ की कोई खबर हो। आपने कल देखा होगा कि काइबॉर के जो मुख्तलिफ चैनल के रेट्स हैं, ये भी नीचे आए हैं, जिसमें कि 12 महीने का तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कोई खबर इस तरह नहीं है। के अलावा 10 जून की भी मॉनेटरी पॉलिसी है और उसमें इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो मजीद हम्म। यानी सब कम हो रहे हैं, आगे चल के और मजीद कम हो जाएंगे और सिंगल डिजिट में भी आ जाएंगे आगे आने वाले महीनों में। तो उसको हम्म। देखते हुए अगर इंटरेस्ट रेट में कोई कमी है तो मैं समझता हूँ कि शायद इंडेक्स उसको बहुत ज्यादा या उस एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा जो है वो उसके पीछे चल रहा है। हम्म। अम, जी, इसमें ये है कि KC30 को भी देखने की जरूरत है, उसमें काफी जगह है। शायद ये एक बहुत अहम चीज है जिसको कि मिस किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं आईएमएफ का जो ये सर्कुलर डेप्थ का मसला है जो निगरान हुकूमत से पेंडिंग में चल रहा है, तो ये मसला कब हल होने की कोई एक्सपेक्टेशन है? कोई है अब एक्सपेक्टेशन कि ये मसला जो है वो ये गवर्नमेंट हल कर देगी? मैं नहीं समझता एक बहैसियत तजिया था कि कोई ये मसला सर्कुलर डेट का इस वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इतने बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट के साथ, और ये कि अगर हर चीज बोरोइंग पे और डोमेस्टिक बोरोइंग पे चल रही हो तो वो सर्कुलर डेट का मसला ऐसे हल कर सके हम्म। जैसे कि हमने इस इंडेक्स को या कंपनीज को हमने चलाया। कोई और दूसरी सूरतें हो सकती होंगी, मगर आईएमएफ मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल को हम्म। मन इस तरह मानेगा। बहुत ज्यादा बेल्ट कसने की जरूरत होगी हुकूमत हम्म। के लिए। मुझे मुश्किल लग रहा है। सही। सर पीएसओ के हवाले से बताएं कि पीएसओ ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि इनके जो है वो फंड जो है वो रिलीज किए जाएं। और सुनने में आ रहा था कि पीएसओ ने कहा है कि किसी कंपनी के शेयर्स उनको दे दिए जाएं। तो ऐसी न्यूज़ आई थी, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बताएं कि गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर्स उनको दे दिए गए। अगर फंड्स जो है वो अवेलेबल ना हो तो क्या गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर्स दे दिए जाएंगे उनको? और कोई फायदा है अगर गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर्स जो है उनको दे दिए जाएं, क्योंकि जब तक कि कैश फ्लो अगर नहीं होगा तो इस शेयर्स ये शेयर्स लेने का भी कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट के। तो क्या ये पीएसओ ये शेयर्स को सेल करके मार्केट में इसको कैश ले लेगा? और अगर कोई जो है वो ये न्यूज़ आपके अगर सुनने में आई है तो बताएं कि ये मसला किस तरह जो है वो हल होगा? देखिए, ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, ये जो हल हैं ये हमने देखा था। डिविडेंड जो एक प्लग इन डिविडेंड वाली बात भी हुई थी पिछले साल, और इसके अलावा रेकोडेक्टिव स्टेक पेश कर दी। लेकिन ये सब चीजें अभी नहीं हो रही। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसओ को एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए जो हम्म। हुकूमत अब नहीं दे सकती है। हम्म। तो हो सकता है कि कोई इदारों के मुख्तलिफ, जैसे उस वक्त पाकिस्तान रिफाइनरी तो पहले ही उनके इसमें सब्सिडरी में आ रहा है, तो इसमें होना चाहिए। हम्म। लेकिन चूंकि पीएसओ भी एक हुकूमती एंटिटी है, हम्म। और हुकूमत, अगर आप
वैसे पीएसओ की किताबें देखें तो बहुत सारे यानी जो बैंक्स जो पैसा मांगते हैं, अब हुकूमत बैंक्स को ये कहती रही कि हम पैसा नहीं दे सकते। तो अब ये एक जाहिर बात है, ये हुकूमती ही एंटिटी है और आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं और सब सियासी इस वक्त मामला भी बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहे हैं। तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल मतलब ये सब इस तरह की बातें हैं, हकीकत अभी जो है वो नहीं है इस तरह की, और ना ही ये लेजिस्लेशन ऐसी कोई कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सही। सर, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो कम हुए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो इस वक्त आप जो है वो कौन सी जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यूएबल देख रहे हैं? पेनी स्टॉक्स में कौन से अच्छे हैं आपके लिए? मल्टी मैगर्स जो है वो कौन जो है वो बन सकता है? आपके नजर में कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त आपके पसंदीदा हैं इस इन्फ्लेशन रेट? देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं एक वेरिएबल यानी सीपीआई की वजह से, और सीपीआई जैसे अगर हम प्लॉट करते हैं आगे आने वाले महीने में तो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, तो उसको देखते हुए अगर जून में नहीं तो जुलाई में अगर इंटरेस्ट रेट्स जैसे कि कल काइबोर का मैंने आपको बताया कि 150 बेसिस पॉइंट 12 मंथ के टेनर में हो गया, तो उसमें जो कंपनीज आपने कहा, तो मैं इसमें सिक्लिकल्स का मैंने आपसे हमेशा जिक्र किया। तो सिक्लिकल्स में जाहिर बात है उसमें सीमेंट्स आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ये हम और टेक्सटाइल वगैरह भी देखते हैं। तो उसमें जो पेनी से अगर हम शुरू करें तो एक कंपनी जिसकी अभी एक्सपेंशन आई है, उन्होंने टाइमलाइन दी थी, अपनी किताबों में लिखा था और अब सुनने में आया कि वो आ गई है, तो उसमें सप्लाइंग सीमेंट है। इसके अलावा हमने हमारे हाउस से एक रिपोर्ट हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल पे निकाली थी इस मकसूदे पे कि कोयले की कीमतें नीचे आ गई हैं, और ये कि बहुत सारे जो कोयला के प्लांट्स में यहाँ से कोयला जाता है, तो एक तो ये भी कंपनी है और इनकी बुक्स पे भी डेट है, तो ये इंटरेस्ट रेट की एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। इसके अलावा आपको पता है सबसे ज्यादा डेट पेस्ट्रे सीमेंट पे 90% से अब लीडिश कंपनी है। डीजी खान सीमेंट में भी डेट है, लेकिन ये है कि वो मैनेजेबल है, और सीमेंट की सारी कंपनियां उसमें सबसे ज्यादा सर्टिफाइड जिसको आप कह सकते हैं कम कीमत पे, और जिसमें रिस्क भी कम है, क्योंकि आपको पता है कि KC100 का इस वक्त बार वैल्यू एट रिस्क बहुत हाई रिस्क है। तो उसमें जो कंपनियां जिनका कम है सिक्लिकल्स में, उसमें फौजी सीमेंट एक कंपनी है जो कि जिसकी बुक पे डेट भी है, जिसको फायदा भी होगा, और जिसकी के डीजी खान डिस्ट्रिक्ट में एक लाइन भी आ गई है और जो अपनी कीमत से कम है। अगर हम DCF वैल्यूएशन करते हैं तो ये सीधा सीधा कंपनियां मुझे याद आई। इसके अलावा पेल है दूसरे सेक्टर्स में, पाकिस्तान पाक इलेक्ट्रॉन, और वो हम देख सकते हैं उसकी किताबें हैं, उसमें थोड़ा बहुत हमेशा से डेट होता ही है, और वो डॉलर थोड़ा सा एप्रिशिएट होता है तो उससे उनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इस तरह ये कंपनियां मुझे कुछ नजर आई। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें हमेशा से डेट होता है और वो हमेशा से होते रहते हैं, तो इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि हम समर सीजन में हैं और थोड़ी सी प्रोडक्शन में हमें सुनने में आया है कि टॉवलर्स और मुख्तलिफ जो हमारे जितने भी दूसरे टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें बेहतरी साबित हुई है, यानी थोड़ा काम धंधा शुरू हुआ है वहां पे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये आप टेक्सटाइल को देख सकते हैं। सही। सर, हम नेटवर्क में हमने देखा कि पिछले दिनों लॉक लगा, तो हम नेटवर्क के अंदर आपकी क्या वर्किंग है, क्या वर्किंग चल रही है, और क्या वजह थी कि ये हम नेटवर्क में दो मुसलसल अपर लॉक लगे और फिर जो है वो उसमें सेलिंग आ गई? देखिए, मैं हम नेटवर्क के बारे में आइडिया नहीं है। ये है कि बहुत खूबसूरत ड्रामे आ रहे हैं और थोड़ा सा सरमायाकारों को उस वक्त मायूसी हुई जब थोड़ा सा जो यूट्यूब के रेवेन्यूज थे वो उसको पास ऑन नहीं किया गया हम नेटवर्क में, शेयर होल्डर को कोई उसमें डिविडेंड मिलते। तो बहरहाल ये कि थोड़ा सा ये है कि एक स्टॉक था, पेनी स्टॉक था, उसकी पार वैल्यू ₹1 ही है,
तो ये भी देखना होता है कि उस हिसाब से ईपीएस भी आनी चाहिए। तो काफी ऊपर हम्म प्राइस है। मैं समझता हूँ कि अब कोई खास वो उसमें वैल्यू नहीं है। हम्म। अच्छा सर, बैंक ऑफ पंजाब बीओपी के हवाले से बताइएगा कि कौन क्योंकि काफी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे जो हैं वो काफी फंसे हुए हैं डिविडेंड देने के बाद जो है वो और वो पैसे जो है वो दोबारा जो है वो मार्केट में नहीं आ पा रहे। तो जब तक उसका डिविडेंड जो है वो तो दोबारा जो है वो ये और जब तक ये मार्केट जो है वो तेजी में है और उससे भी जो ये इन्वेस्टर्स हैं वो फायदा नहीं उठा पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या बीओपी से एग्जिट हो जाना चाहिए? देखिए, बैंक ऑफ पंजाब मैंने 10-15 सालों से रिकमेंड नहीं किया। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा हैं। हम्म अब ये है कि पॉलिटिकली एक्सपोज भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बैंक है, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक्टिविटीज अब शुरू हो चुकी हैं। अब वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग किताब के हिसाब से इसकी बुक को देखते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग प्ले है हम्म एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो ये है कि यूं वैल्यूएशन के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत सस्ता है। हम्म हाँ, ये बताना मुश्किल होता है कि चलेगा और कब चलेगा, वो एक थोड़ा सा एक टाइम लग सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त बैंकों की वैल्यूएशन, अगर हम बात करें जो आपने शुरू में बात की थी केसी 100 के हवाले से कि बहुत ऊपर है, तो उसमें बैंकों की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। 2-2, 3 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे बैंक्स हैं। हम्म। तो बैंकों की वैल्यूएशन में जैसे दूसरे बैंक्स में जगह है, तो बीओपी में भी जगह है। अच्छा सर, बैंक की हम बात करें तो कौन से बैंक जो है वो आपको इस वक्त लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए? देखिए, यूबीएल बैंक का हर क्वार्टर में 11 रुपए का डिविडेंड आता है, और आपने भी देखा कि फॉरेन बाइंग आई तो उसमें उनका दिलचस्पी थी। वो हम्म यूबीएल बैंक में भी थी, वो निजाम बैंक में भी थी, जो सुनने में आया है। और इस वक्त चूंकि नेशनल बैंक का भी वो जो एक पेंशन का मामला था, वो अगर हल होता है तो नेशनल बैंक का भी एक बहुत बड़ा डिविडेंड रहता है जो शेयर होल्डर को उन्होंने पास ऑन पिछले कई सालों से नहीं किया है। तो ये बैंकों में मतलब सीधा सीधा बैंक हैं। इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट बैंक में जैसे फैसल बैंक है, बैंक इस्लामी, मैं समझता हूँ काफी हम्म नीचे, और हर क्वार्टर में डिविडेंड भी 2 क्वार्टरों से पिछले दे रहा है। हम्म। तो ये देखे जा सकते हैं। नहीं। सर, आयशा स्टील के हवाले से थोड़ा ब्रीफ कर दें, क्योंकि काफी लोग जो है वो आयशा स्टील में 18 रुपए से जो है वो फंसे हुए हैं और अभी तक नहीं निकले। तो इसको अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो कोई शक नहीं है कि आयशा स्टील एक बहुत बड़ी मायूसी है। हम्म हमारे क्योंकि जब इनकी कैपेसिटी बढ़ी थी तो उस वक्त बहुत सब लोग लॉन्ग स्टील पे, और इसके अलावा इनके पास तो फ्लैट स्टील है, तो फ्लैट स्टील पे बहुत ज्यादा इनकी वैल्यूएशन करते थे। मैं काफी देखता रहता हूँ जो फ्लैट स्टील की मार्केट है आईएसएल के हवाले से। हम्म लेकिन ये है कि उसमें जो आयशा मिल के हवाले से अगर हम इंडस्ट्री में जाते हैं उनकी फ्लैट स्टील की, तो वहाँ पे बहुत जबरदस्त जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं आती है। तो देखना पड़ेगा इसके फंडामेंटल्स अब, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ियों में भी ये फ्लैट स्टील होता है, सीआरसी। और इसके अलावा ये जो चौखटें हैं या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, अब आप देख रहे हैं कि वो काफी स्लगिश है, वो बहुत स्लो है वो एक्टिविटी। हम्म गाड़ियों की प्रोडक्शन भी पिछले सालों में, पिछले महीनों में कम रही है। हम्म तो अगर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहाल होती है तो यकीनन जरूर क्यों नहीं। आप आईएसएल के भी अगर आप रिजल्ट्स देखें तो पिछले क्वार्टर्स में इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। लेकिन ये 2020-21 वाले नहीं है जो इमरान खान वाला दौर था, उसमें हमने देखा कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन होती थी हर कंपनी की, तो वैसी कोई चीज नहीं। तो वो अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है तो फिर ये कंपनियां चल सकती है। सही। सर, दीवान सीमेंट और दीवान फारूक मोटर्स, ये दोनों जैसे कि दो एक ही ग्रुप के दो मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर्स हैं, तो इन दोनों सेक्टर्स के अंदर कोई न्यूज चल रही है? आपके पास कोई न्यूज आई? क्योंकि अक्सर जो है वो ऐसा डिविडेंड जो नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं
अचानक से चलना शुरू हो जाते हैं, इनमें एक्टिविटी आ जाती है और लोग जो है वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं और जो है वो काम करने लगते हैं। फिर अचानक से जो है वो ये वापस से नीचे चले जाते हैं। तो आपके ख्याल से इनमें काम करना चाहिए? एक फंडामेंटल एनालिस्ट से सवाल जो है वो बड़ा टफ है। लेकिन ये है कि 14-15 रुपए पे हम लोग हमारे जो टेक्निकी एनालिस्ट हैं, मैं उनसे कहा करता था कि इस पे तो हमें अच्छा लगता था। और उस वक्त जो खबरें थी वो यही थी कि कोई गाड़ी वगैरह, इत्तेफाक से हम जहाँ हमारी ऑफिस है उसके नीचे ही दुकान का शोरूम है, और हमने देखा कि कोई नई नई गाड़ियां जो हैं जो कि बाहर से देखा। तो अब ये है कि जो पुराना शेडो ट्रक वगैरह अगर आता है तो हर महीने उसकी टाइमलाइन बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस बात को जनवरी से सुनूंगा। तो अब कहते हैं कि शायद जून में जो है वो कोई गाड़ी रोल आउट हो जाए। और फिर ये कि उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि ईवी गाड़ी जो है वो कभी करेंगे। तो अभी तो ये है कि बहरहाल अगर कोई चीज ऐसी होती है और लकी के साथ कोई उनके मामला थे तो कोई हर्ज नहीं है। जाहिर बात है हर चीज एक्सपेक्टेशन पे होती है। अभी जो GAL और GHNI की भी जो रैली है वो सब एक्सपेक्टेशन पे ही थी। साजगार की भी रैली काफी हद तक एक्सपेक्टेशन पे थी। कोई हर्ज नहीं है कि आप इसमें करें। बाकी कोई न्यूज वगैरह का तो जाहिर बात है ये इसमें जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि विवांश मतलब शेयर जो है वो पड़े हुए हैं बड़ी क्वांटिटी में। तो इस वक्त सीमेंट कंपनी उसकी वैसे ही ऑपरेट इतनी कम है, तो दीवान सीमेंट की तो हमेशा कम ही होती है। और उनका जो नॉर्थ का प्लांट है हतार का, उसके तो ऑपरेशन वैसे ही बहुत ज्यादा पुअर है। तो बस ये बस चीजें हैं, छोटी कीमत के शेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है, ठीक है करें। सही। अच्छा सर, फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो सरले जो है वो 800 रुपए हो जाएगा, ऐसा जो है वो चल रहा है, र्यूमर चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई ये 800 रुपए हो जाएगा। लोग जो है वो ख्वाब देख बैठे हैं कि ये 800 रुपए हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें पोटेंशियल है कि ये 800 रुपए, तो अगर नहीं हुआ तो 100, 200, 300 रुपए तो ये हो जाए, ऐसा कोई पोटेंशियल लग रहा है आपको उसके अंदर? मैं असल में मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि हाँ, एक उनकी जो एंटिटी है उसको वो कैश कंसिडरेशन पे बेच रहे हैं। जो उनकी चीजें हैं शायद फैसल पे, वो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो एंटीवर्ड थी और हबीब बैंक से थी। यानी वो बेसिकली उस पे लियन या उस पे था, वो लियन था। और बल्कि फर्स्ट पारी बार चार्ज था उस पे। यानी अब उसको और सब चीजों को धोने के लिए उनको अपनी एंटिटी, जो ये जो OBS के ऑपरेशन जिसको उन्होंने सरल पाकिस्तान का नाम दिया था, उसको बेचना है। तो उसमें उसको उतनी हद तक तो ठीक है कि कुछ पैसे आएंगे और उन पैसों से डेट धुल जाएगा। जब ये कंपनी शुरू में थी तो उस वक्त बड़े अच्छे, जब इनके चेयरमैन जिंदा थे तो उस वक्त तक उनके बड़े अच्छे इनके बायोसिमिलर में जाएंगे, FDA अप्रूवल दवा पे लेंगे। लेकिन जब से उनका इंतकाल हुआ है तो वो जो स्टॉक है वो 500-600 रुपए से 300 रुपए से बहुत नीचे आ गया है। और वो एक जो एक एनर्जी है एक वो नहीं नजर आ रही। और मैनेजमेंट की तरफ से ही है कि मैनेजमेंट अब वो नहीं है जो पुराने चेयरमैन। तो अब ये जो नई बातें, मैं इसके बारे में कुछ खास बात नहीं कर सकता, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वैल्यूएशन फिलहाल ऐसी कोई नहीं। सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो स्पेशली OGDC और PPL, इन दोनों के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये दोनों स्टॉक्स जो है आपको भी रिसेंटली इनमें जो एक्टिविटी चल रही है, तो आपको क्या लगता है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए? OGDC PPL यू पेपर टाइगर्स है, आपको मेरे व्यूज पता है। लेकिन ये कि हाँ उनमें जगह है। और अगर रेपुडेट के मामला अभी खत्म नहीं हुए, सऊदी इन्वेस्टर्स अभी तक तो फिलहाल उनका नहीं पता। तो ये है कि कोई अगर कोई और खबर अगर चले जिसमें कि आपने PSO के हवाले से या सर्कुलर डेट के हवाले से बात की थी, तो जाहिर बात है उसमें तो ये PS, हाँ PPL की किताबों में ये है कि उनको उनके सर्कुलर डेट कम होना शुरू हो गए और कुछ उनके जो है मामला, यानी अब वो सर्कुलर डेट इस तरह जो पेट्रोलियम सेक्टर का, गैस सेक्टर का था, वो बन नहीं रहा है। तो वो एक मस्बत चीज है जिससे कि उनके कैश फ्लोज अगर बढ़ते हैं तो उससे आप हर क्वार्टर के डिविडेंड की बात हो सकती है। तो PPL में ये चीजें जो है वो हमने देखी।
जो होंगी अपनी तौर पर ओजीडीसी में भी होंगी, लेकिन पेड अप कैपिटल चूंकि डबल है तकरीबन पीपीएल का, ओजीडीसी का पीपीएल से, तो पीपीएल का डिविडेंड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ओजीडीसी का डिविडेंड थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हाँ, इस लेवल पे अगर फर्क करें कि आपने जैसे केसी 100 की बात की और हाई रिस्क की बात की, तो आप इस तरह के सेक्टर्स में आके अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये एक बात हो सकती है। और वो जो मैंने एक बात की थी केसी 30 के अंदर, तो वो मेन स्टॉक्स हैं, तो उसमें जो है ये आप सेफ्टी जोन में आने के लिए आप बैंकों में या ओजीडीसी पीपीएल में या टेक्निकल के अंदर आप अपने आप को कर सकते हैं। सही। सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आज तो जैसे कि लास्ट डे था, ट्रेडिंग डे था वीक का, तो क्या लग रहा है मंडे को किस तरह मार्केट जो है वो अपना स्टार्टअप लेगी? किस तरह जो है वो मार्केट का मोमेंटम रहेगा? क्या यही कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम? और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की, इन दोनों की जो है वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, इसमें जहाँ ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी एक आग है, तो वहां पे आप ना आए, और अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो वो बेच दें, और अगर आपने को लॉस थोड़ा सा भी हो रहा है तो उसको आप कर सकते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। जो लो रिस्क या मीडियम रिस्क स्टॉक्स हैं, जैसे मुगल स्टील एक हमने देखा था, या जैसे सीमेंट्स में फौजी सीमेंट है, उसमें आप रिलोकेट हो सकते हैं, या केसी 30 के स्टॉक्स देख सकते हैं, वो आप एक आपकी स्ट्रेटजी। तो यूं इंडेक्स थोड़ा लगता है कि चल सकता है। आपने अगर एमएससीडी देखा हो केसी 30 का भी और केसी 100 का भी, उससे वो चल सकता है, मतलब। और आप अगर आप आरएसआई को इग्नोर कर दें, अब एमएससीडी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये कि बहरहाल ऐसे स्टॉक से इस्तेमाल करें जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स में चले जाएं जिसमें वॉलेटिलिटी कम है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो इतना कीमती वक्त हमें जो अपना दिया, और काफी इन्फॉर्मेटिव जो है वो आपका सेशन रहा। आगे आने सेशंस में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।